जंग में कौन जीता कौन हारा ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर जंग जब बराबरी की हो तो। ईरान और इराक की जंग के बारे में यही बोला जाता है, डिसाइसिव विक्ट्री किसकी हुई आज तक पता नहीं चला है। ऐसा ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जंग के बारे में कहा जाता है। इन दो जंगों का जिनका हमने उदाहरण दिया, इनमें सभी पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं। ये लेकिन बराबरी की जंगें थी। ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जंग बराबरी की नहीं है। अमेरिका एक महाशक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी देश को वो आसानी से हराने की कुव्वत रखता है। इसलिए जंग के शुरुआती दिनों में कहा जा रहा था कि ईरान के साथ भी ऐसा ही होगा और ईरान हार जाएगा। पर आज जंग के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। अमेरिका ने कोई भी तरह की किसी भी तरह की डिसाइसिव विक्ट्री हासिल नहीं की है। इसलिए अब अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इस बात का हिसाब लगा रही हैं कि अगर ट्रंप जंग के पीछे हटते हैं और जीत का ऐलान कर देते हैं तो ईरान के नेता इसका कैसा रिएक्शन देंगे। बताइए, लोगों की टीम बैठाई गई है ताकि नेताओं के संभावित रिएक्शन का पता लगाया जा सके। ये सब किया जाता है ऑप्टिक्स के लिए। अमेरिका में चर्चा है कि कैसे चुपचाप जंग से वापस निकला जाए और इसे जीत बता दिया जाए। अब जब अमेरिका जीत का ऐलान करेगा तो ईरान के लीडर तो कह देंगे कि इससे हासिल क्या हुआ, आप तो रजीम चेंज करवाने आए थे, वो करवा नहीं पाए। न्यूक्लियर डील करने आए थे, वो भी आपसे नहीं हुई। 60% जो एनरिच यूरेनियम था वो भी हमारे पास ही है, वो भी आप ना ले जा सके। हथियार का स्टॉक भी हम वापस भर रहे हैं। सब कुछ वैसा ही चल रहा है। उल्टा हॉर्मुज का कंट्रोल तो हमारे हाथों आ गया है। यानी अमेरिका कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाया है सिवाय ईरान में भारी आर्थिक नुकसान के। ट्रंप इसे जीत कैसे बताएंगे, इसी चिंता में मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं खुफिया एजेंसियों की। 2 बातें बोली जा रही हैं इस पे। एक तो ये कि अगर ट्रंप अपनी सेना वापस बुलाकर जीत का ऐलान कर लेते हैं तो ईरान से शोर मचा मचा कर अपनी जीत बता देगा कि अमेरिकी सेना तो वापस चले गई, इस ईरान अपनी जीत बता देगा। पर अगर ट्रंप बिना अपनी सेना बुलाए इसे अपनी जीत बताते हैं, अमेरिका की जीत बताते हैं, तो शायद ईरान इसे निगोशिएशन करने का एक तरीका समझे। ये सब बातें रॉयटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से लिखी हैं। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी ईरान की रिएक्शन के बारे में कैलकुलेशन क्यों लगा रही हैं? टाइम्स ऑफ इसराइल में लिखा गया है कि नवंबर आ रहा है, मिड टर्म चुनाव करीब आ रहे हैं। रॉयटर्स का नया सर्वे बता रहा है कि ट्रंप की बुरी हालत है। ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। अब तक माने उनके दूसरे कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं, जनवरी 2025 से, जब से उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला है। अप्रूवल रेटिंग गिरकर 34 हो गई है और महज 22% लोग मानते हैं कि ट्रंप ने कॉस्ट ऑफ लिविंग के मुद्दे पर कुछ काम किया है। जब से जंग शुरू हुई है तब से अमेरिका में भी तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और हॉर्मुज के बंद होने से ये कीमतें लगातार बढ़ ही रही हैं, थम भी नहीं रही हैं। घरेलू मुद्दे पर ट्रंप घिर रहे हैं। अमेरिका के सहयोगियों ने भी इस जंग में उनसे मुंह फेर लिया है। खाड़ी देशों के सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो अब लिखने लग गए हैं कि हमारे देश में अमेरिकी सैन्य अड्डों की ज़रूरत ही नहीं है। फिर इसी जंग ने खाड़ी देशों के बीच अदावत को भी अब उजागर कर दिया है। ख़ासतौर पर सऊदी अरब और यूएई के बीच अदावत की हम बात कर रहे हैं। कल ही खबर आई कि यूएई ने ओपेक से टाटा बाय बाय कह दिया है और ये भी कहा है कि जब हम पर मिसाइलें गिर रही थी तब हमें बचाने वाला कोई नहीं था। इशारा उनका ब्रदरली अरब नेशंस की तरफ था। पर अब वो भी कैसे बचाते, उन पर खुद मिसाइलें बरस रही थी, बम गिर रहे थे। हॉर्मुज के बंद होने से सभी खाड़ी देशों को नुकसान हो रहा है, ये बात सब जानते हैं। पर अब हॉर्मुज से जुड़ी एक नई आशंका चर्चे में है। आईआरजीसी ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में समंदर के नीचे जो इंटरनेट केबल्स हैं बहुत वल्नरेबल पॉइंट है। आईआरजीसी ने कोई धमकी नहीं दी है कि इस पर हम हमला कर देंगे, बस बोला है कि वल्नरेबल पॉइंट है, इसे काट देंगे या इसे तबाह कर देंगे, इस तरह की कोई बात नहीं कही है। बस इशारतन कहा है कि हमारे पास एक ऑप्शन है। क्या हो अगर ये केबल्स वाकई काट दी जाए? क्या इससे दुनिया का कम्युनिकेशन पूरी तरह रुक जाएगा? क्या पूरी दुनिया ठप पड़ जाएगी? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या वाकई ईरान ऐसा करने की हिम्मत करेगा? आज के शो में इसी का पता लगाएंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं।
दुनिया के नक्शे को अगर सिर्फ ज़मीन और समंदर के हिसाब से देखते हैं तो आपको लगेगा कि देशों को जोड़ने का काम जहाज़ करते हैं, हवाई जहाज़ करते हैं या फिर सैटेलाइट करती हैं। लेकिन अगर असली दुनिया जो आज की डिजिटल दुनिया है वो इससे नहीं चलती है। वो चलती है उन केबल से जिन्हें आपने कभी देखा ही नहीं है, जिनका नाम आपने कभी सुना ही नहीं है, लेकिन जिनके बिना आपका फ़ोन, आपका इंटरनेट, आपकी बैंकिंग, आपका यूट्यूब कुछ भी नहीं चलेगा। ये केबल्स समंदर के नीचे बिछी होती हैं, हज़ारों किलोमीटर लंबी, और इन्हें कहा जाता है सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल्स। आज पूरी दुनिया का करीब 95 से 99% इंटरनेट डेटा इन्हीं केबल्स के ज़रिए ट्रैवल करता है। सैटेलाइट का रोल बहुत छोटा होता है मगर छोटा होता है, और जो असली ट्रैफिक होता है वो ज़मीन के नीचे, इन्हीं समंदर के नीचे से इन केबल के ज़रिए चलता है। आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं, अगर वो किसी दूसरे देश के सर्वर से आ रहा है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो डेटा समंदर के नीचे बिछी इन्हीं केबल से होकर ही आपके फ़ोन तक पहुंचा है। अब सवाल उठता है कि ये केबल होती क्या है। ये दिखने में साधारण तार जैसी नहीं होती, ये कई लेयर से बनी होती हैं। सबसे अंदर होता है बहुत पतला सा एक ग्लास फाइबर, एक बाल से भी पतला। इसी ग्लास के अंदर से डेटा लाइट के रूप में गुजरता है। हाँ, इंटरनेट असल में बिजली नहीं है बल्कि रोशनी के रूप में चलता है। इस ग्लास फाइबर के चारों तरफ प्रोटेक्शन की कई परतें होती हैं, प्लास्टिक, स्टील, कुछ जगहों पर तो आर्मर भी, क्योंकि इन्हें समंदर के अंदर दबाकर रखा जाता है जहां दबाव बहुत ज़्यादा होता है और ख़तरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब समझिए कि ये काम कैसे करती है। जब आप कोई मैसेज भेजते हैं, कोई वीडियो खोलते हैं या कोई वेबसाइट लोड करते हैं तो आपका डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाता है, और ये पैकेट्स आपके देश से निकलकर उस देश तक जाते हैं जहां सर्वर है। और ये सफ़र होता है इन केबल्स के ज़रिए। बीच बीच में रिपीटर्स लगे होते हैं जो सिग्नल को बूस्ट करते हैं ताकि हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय की जा सके आसानी से। अब असली बात यह है कि ये केबल्स जाती कहाँ से हैं, कहाँ तक जाती हैं। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो आपको पता चलेगा कि ये केबल्स समंदर के रास्ते महाद्वीपों को जोड़ती हैं। एशिया से यूरोप, यूरोप से अमेरिका, मध्य पूर्व से एशिया, हर जगह इनका जाल बिछा हुआ होता है। और कुछ जगहें तो ऐसी होती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जहाँ पे ये गुच्छे के रूप में होती, जैसे हॉर्मुज़ स्ट्रेट। ये वही जगह है जहाँ से दुनिया के 20% ऑयल की सप्लाई गुजरती है। लेकिन अब ये सिर्फ तेल का रास्ता नहीं रहा है, ये डिजिटल दुनिया का भी चेक पॉइंट बन चुका है। इस इलाके से कई बड़ी इंटरनेट केबल्स गुजरती हैं। अगर यहाँ कोई गड़बड़ होती है तो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कई देशों का इंटरनेट प्रभावित हो सकता है, खासकर गल्फ देशों का, एशियाई देशों का और यूरोप के कुछ हिस्सों का। अब सवाल आता है कि ये केबल्स लगाई कैसे जाती हैं। ये काम कोई साधारण कंपनी नहीं करती है। इसके लिए ख़ास जहाज़ होते हैं जिन्हें केबल लेइंग शिप्स कहते हैं। ये जहाज़ समंदर में जाकर धीरे धीरे केबल को नीचे छोड़ते हैं। जहाँ पानी कम गहरा होता है वहाँ इन केबल्स को समंदर के तल में दफन कर दिया जाता है ताकि ये जहाज़ों के जो एंकर हैं उससे या मछली पकड़ने के जाल से सुरक्षित रहें। जहाँ पानी बहुत गहरा होता है वहाँ इन्हें बस समंदर के तल पर ही छोड़ दिया जाता है, रख दिया जाता है। ये पूरा काम बहुत महंगा होता है। एक लंबी केबल बिछाने में अरबों डॉलर खर्च हो सकते हैं, और इसे बनाने में कई देश, कई कंपनियां मिलकर काम करती हैं। इसमें टेलीकॉम कंपनियां, टेक कंपनियां भी शामिल होती हैं, एक साथ मिलकर सब काम करते हैं। अगर कोई इन केबल्स को काट दे तो क्या होगा, अब ये सवाल आता है। तो ये कोई फिल्मी सीन नहीं है कि अगर एक केबल काट दी जाए तो पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाएगा। असलियत थोड़ी सी अलग है। दुनिया में बहुत सारी केबल्स हैं और उनकी रेडंडेंसी होती है। मतलब अगर एक केबल कट जाए तो ट्रैफिक को दूसरी केबल के ज़रिए ले जाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी ख़ास इलाके में जहां बहुत सारी केबल्स एक साथ गुजरती है, जैसे हॉर्मुज़, अगर वहां कई केबल्स एक साथ डैमेज हो जाएं तो बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इंटरनेट बहुत धीमा हो सकता है, कुछ सेवाएं बंद भी हो सकती हैं और कुछ देशों में तो पूरा कनेक्शन ही कट सकता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन्हें ठीक करना आसान नहीं होता। अगर केबल समंदर के नीचे कट गई तो उसे ढूंढना, जहाज़ भेजना और फिर निकालना और फिर जोड़ना, ये सब बहुत टाइम टेकिंग होता है और बहुत कॉस्टली भी होता है। और अगर वहाँ युद्ध चल रहा हो, जैसे अभी चल रहा है, तो ये काम और भी मुश्किल हो जाता है।
अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने ये पूरी चर्चा शुरू की है, ईरान। हाल के समय में जो रिपोर्ट सामने आई हैं उनमें ये कहा गया है कि ईरान ने इशारा कर दिया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जो सबमरीन केबल्स हैं वो बहुत वर्नरेबल हैं। उसने सीधे नहीं कहा, ईरान ने, आईआरजीसी की तरफ से बाय द वे ये बयान आया था, तो उन्होंने सीधे नहीं कहा है कि वो इन्हें काट देंगे, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा है, ये ज़रूर करके दिखाया है कि ये कमज़ोर कड़ी है, ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। जिससे पहले कहा जाता था कि अगर युद्ध हुआ तो तेल की सप्लाई रोकी जा सकती है, किसको पता था ये ऐसा वाकई हो जाएगा। अब ये भी कहा जा रहा है कि डिजिटल सप्लाई भी रोकी जा सकती है, यानी दुनिया अब सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं है, वो डेटा पर भी निर्भर है। और डेटा की नसें हैं वो केबल्स जो समंदर के नीचे बिछी हुई हैं। पर समंदर के नीचे तार बिछाने का सिलसिला इंटरनेट आने के पहले ही शुरू हो चुका था। आज से करीब 150 साल पहले, जब इंटरनेट का नाम तक नहीं था, तब भी लोग समंदर के नीचे केबल्स बिछा रहे थे। उस समय ये केबल्स टेलीग्राफ के लिए होती थी। 1850 के दशक में पहली बार इंग्लैंड और फ्रांस के बीच समंदर के नीचे केबल्स बिछाई गई। फिर 1866 में अटलांटिक महासागर के नीचे पहली सफ़र ट्रांस अटलांटिक केबल बिछाई गई, जिसने यूरोप और अमेरिका को जोड़ दिया। उस समय ये एक रेवोल्यूशन से कम नहीं था। पहले जो संदेश जहाज़ से हफ्तों में जाता था वो अब मिनटों में जाने लगा। धीरे धीरे ये नेटवर्क फैलता गया, टेलीफोन आया, फिर इंटरनेट आया, और फिर वही पुरानी केबल्स की अवधारणा नए रूप में बदल गई, फाइबर ऑप्टिक केबल्स के रूप में। आज ये नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है कि ये पूरी दुनिया को एक अदृश्य जाल में बांधता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब युद्ध के दौरान कम्युनिकेशन लाइंस को टारगेट किया गया है। पहले ये काम ज़मीन के ऊपर होता था, ज़मीन पर होता था, टेलीफोन लाइनों को काट दिया जाता था, टेलीफोन लाइनों को जो उनके हेडक्वार्टर्स होते थे उन पर हमले कर दिए जाते थे। लेकिन अब ये सब समंदर के नीचे शिफ्ट हो चुका है। सबसे चर्चित उदाहरण है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। ये गैस पाइपलाइन थी, इंटरनेट केबल नहीं थी, लेकिन इस घटना ने दुनिया को बता दिया। जब नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को समुद्र के नीचे डैमेज किया गया था, तो इस घटना ने दुनिया को बता दिया कि समंदर के नीचे मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना संभव है। और अगर ऐसा होता है, मतलब इंटरनेट केबल को निशाना बनाया जाता है, तो उसका असर बहुत बड़ा होता है। अब कई देशों की नेवी इन केबल्स पर नज़र रखती है। अंडर वाटर ड्रोन, सबमरीन के ज़रिए इनकी सुरक्षा की जाती है। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई इन केबल्स के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। लेकिन सच्चाई ये है कि समंदर इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि हर जगह नज़र रखना लगभग असंभव है। अब सवाल ये उठता है, सबसे ज़रूरी सवाल, क्या ईरान वाकई इस पर हमला करेगा? ईरान ने ये कहा है कि जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में मौजूद सबमरीन केबल्स एक वर्नरेबल पॉइंट हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सीधी धमकी नहीं है। ईरान ने ये नहीं कहा कि वो उन्हें काट ही देगा। ये एक तरीका है अपने दुश्मन को डराने का कि आप कितने एक्सट्रीम तक जा सकते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान की सभ्यता का ही अंत कर देंगे, ईरान के पावर हाउसेस को और पुल को उड़ा देंगे। इस तरह की धमकी से एक पैनिक क्रिएट किया जाता है। जैसे शतरंज में कोई खिलाड़ी सीधे हमला नहीं करता, बल्कि पहले अपनी चालों से अपने अपोनेंट को ये दिखाता है कि उसके पास क्या ऑप्शंस हैं। ईरान भी वही कर रहा है। वो ये दिखा रहा है कि अगर उस पर दबाव बढ़ा तो उसके पास जवाब देने के नए तरीके हैं। ट्रंप ईरान को कह रहे हैं कि जल्दी से आप समझदारी दिखाइए। व्हाइट हाउस ने आज ही बयान जारी कर कहा है कि ईरान से हमारी बातचीत चल रही है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान से हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ना बात करेंगे, क्योंकि वो लोग आपस में खुद लड़ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ असली लीडर कौन है। अब व्हाइट हाउस ही ये कह रहा है कि ईरान से हमारी बात चल रही है। अमेरिकी पत्रकारों को पूछना चाहिए कि व्हाइट हाउस में ईरान की जो बातचीत चल रही है वो किससे चल रही है, क्योंकि ट्रंप के मंत्रियों से पूछो तो वो बोल देते हैं कि हमारी तो किसी नेता से बात ही नहीं होती है। अराक्ची के नाम पर चुप्पी साध ली जाती है, जैसा हुआ था अभी मार्को रूबियो ने बोल दिया था। इसलिए मौका है, पत्रकारों को पूछ लेना चाहिए। वहाँ तो सवाल भी पूछे जाते हैं और जवाब भी मिल ही जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राष्ट्रपति महोदय करते रहते हैं मीडिया के साथ। बाकी इस जंग से जुड़ी जो भी अपडेट्स होगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी आनंद ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।